हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज बीएड का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीएड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर ऑफ कोर्स टाइटल एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। उस कोर्स टाइटल पे मैंने ऑलरेडी जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड जो यूनिट है उसके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आज जो हमें लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने वैलिडिटी पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं पहले आप सबको अच्छे से समझाऊंगी इधर इस पेज पे, फिर अच्छे से नोट्स लास्ट पे दिखाऊंगी। ठीक, तो रिलायबिलिटी क्या होता है एक एग्जांपल मैं समझाऊंगी, फिर बाद में और बताऊंगी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी की एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे का टेस्ट हमने लिया। ठीक है, एक बच्चे का टेस्ट हमने लिया तो उसका पहले एक टीचर ने पेपर चेक किया, टीचर ए ने, तो उसके मार्क्स आए 9/10। फिर दूसरे टीचर ने यही सेम पेपर चेक किया तो उसके मार्क्स आए उधर 5/10। तो यहाँ पे बताएंगे हम ये पेपर या ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। अब रिलायबिलिटी हम किसको कहते हैं? रिलायबिलिटी का मतलब है किसी सिस्टम या प्रोसेस का कंसिस्टेंट रिजल्ट या आउटकम देना। ठीक है, कंसिस्टेंट यहाँ पे कीवर्ड आप याद रखना। आउटकम देना चाहे कितनी बार भी उसे रिपीट किया जाए। एजुकेशन की कॉन्टेक्स्ट में ये इस बात को रेफर करता है कि एक टेस्ट या मेथड या असेसमेंट बार बार लगाने पर भी सेम या सिमिलर रिजल्ट आना। ठीक है, अगर यहाँ पे सिमिलर रिजल्ट आता तो हम बोलते रिलायबल है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आया तो हमने बोला ये रिलायबल नहीं है। एक रिलायबल सिस्टम का मतलब है कि उसमें कोई अनसर्टेनिटी या रैंडम एरर का चांस कम हो। रैंडम एरर का चांस जो है वो डिक्रीज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, रिलायबिलिटी का समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को फेयर और इफेक्टिव बना सके। ठीक है, रिलायबिलिटी हमारे सिलेबस में क्यों है? ताकि हम फेयर जो है या इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम बना सके। अब रिलायबिलिटी को जो है, अगर एक टीचर दो अलग अलग ग्रुप्स को एक जैसा टेस्ट देती है और दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस सिमिलर होता है तो ये टेस्ट रिलायबल माना जा सकता है। लेकिन अगर एक ग्रुप का रिजल्ट दूसरे ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट हो तो ये टेस्ट रिलायबल अनरिलायबल होगा। ठीक है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, एक ही क्लास का, तो हमने टेस्ट लिया दोनों का, लेकिन सिलेबस सेम है, कंटेंट सेम है पेपर का, तो लेकिन अगर रिजल्ट ग्रुप ए का डिफरेंट आया टेस्ट में, ठीक है, फ्रॉम ग्रुप बी, तो वहाँ पे हम बोलेंगे जो टेस्ट था ये अनरिलायबल था, ये रिलायबल नहीं था। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं टेस्ट को, रिलायबिलिटी को। कुछ फैक्टर्स, ठीक है, टॉपिक हमारा है ना रिलायबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। सो फर्स्ट जो फैक्टर है इफेक्ट करता है रिलायबिलिटी को, दैट इज टेस्ट डिज़ाइन। टेस्ट डिज़ाइन, इसका मतलब क्या हुआ? इम्तिहान का तरीका और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पेपर कैसा बनाया गया है इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। अगर एक मैथ टेस्ट पुअरली डिज़ाइन है और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट को टेस्ट करता है तो शायद वो एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ना दे कि स्टूडेंट्स को पूरे सिलेबस का कितना नॉलेज है। इस वजह से टेस्ट रिलायबल नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ें मेजर कर रहा होगा। एक टीचर ने पेपर निकाला, मतलब बच्चों का जो टेस्ट है वो पूरे 10 पेजेस का उसको लेना है, लेक्चर के मतलब टॉपिक के 10 पेजेस का, लेकिन वो एक ही पेज से पूरे क्वेश्चंस निकाल रहा है, बाकी 9 पेजेस जो बच्चों ने पढ़े उससे क्वेश्चन नहीं निकाल रहा है। तो ये टेस्ट डिज़ाइन उसने गलत रखा तो यहाँ पे टेस्ट जो है वो अनरिलायबल होगा। इससे क्या असर होगा? पुअरली डिज़ाइन टेस्ट स्टूडेंट्स की एक्चुअल नॉलेज या स्किल्स को एक्यूरेटली मेजर नहीं करते हैं, जिससे अनरिलायबल आउटकम्स आते हैं। सेकेंड इज टेस्ट कंडीशन या टेस्टिंग कंडीशन। इम्तिहान के माहौल का असर, मतलब हम किस माहौल में बच्चों को एग्जाम ले रहे हैं। ठीक, अगर नॉइजी हुआ तो पेपर में डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो कुछ लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। अगर एक ग्रुप का टेस्ट क्वाइट रूम में हो और दूसरे ग्रुप का नॉइजी एनवायरनमेंट में, तो उनका परफॉर्मेंस फ़र्क हो सकता है, चाहे उनका प्रिपरेशन लेवल सेम हो। इस वजह से रिजल्ट अनरिलायबल हो सकते हैं। इसका असर क्या रहेगा? एनवायरनमेंट के चेंजेस, जिसमें कौन कौन सी चेंजेस आती है? नॉइज़ हुआ, या वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लाइटिंग बहुत कम होगी, डिम होगी, तो स्टूडेंट्स की फोकस और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, जो रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट बना देते हैं। ये था सेकेंड, दैट इज टेस्टिंग कंडीशन। ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, टेस्टिंग कंडीशन। थर्ड इज टेस्ट टेकर्स कंडीशन। जो एग्जाम ले रहा है, जो टीचर एग्जाम ले रहा है, उसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है रिलायबिलिटी या स्टूडेंट की हालात। ठीक, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर एक स्टूडेंट बीमार है या थका हुआ है तो उसका परफॉर्मेंस, यहाँ पे टीचर की नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट की कंडीशन के बारे में हमें देखना है। ठीक है,
तो अगर वो थका हुआ होगा तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अफेक्ट होगी, वो उतना अपना 100% नहीं दे पाएगा और शायद उसका स्कोर जो है दूसरी दफ़ा जब वो हेल्दी हो उससे डिफरेंट हो। ये फैक्टर रिलायबिलिटी को कम कर सकता है। इससे क्या असर होगा, स्टूडेंट्स का फिजिकल या मेंटल कंडीशन जैसे एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस या हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, उनका टेस्ट परफॉर्मेंस डिस्टर्ब कर सकती है और बार बार लगाए गए टेस्ट का रिजल्ट इनकन्सिस्टेंट हो सकते हैं। फोर्थ, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, इम्तिहान को चेक करने का फरीका। एग्जाम्पल, ऐसे टाइप क्वेश्चंस में अगर एक टीचर दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग में एक ही ऐसे को चेक करे और अलग अलग स्कोर्स दे तो ग्रेडिंग सब्जेक्टिव हो गई। इसलिए ऐसे टाइप टेस्ट की रिलायबिलिटी कम होती है क्योंकि डिफरेंट ग्रेडर्स या सेम ग्रेडर्स भी टाइम के साथ अलग डिसीजंस ले सकते हैं। इससे क्या असर होगा, सब्जेक्टिव ग्रेडिंग होगी। लाइक ऐसे क्वेश्चंस में बायस या वेरिएशन आना आसान होता है जो रिलायबिलिटी को इफेक्ट करता है। नाउ फिफ्थ, लेंथ ऑफ द टेस्ट, इम्तिहान की ड्यूरेशन या लंबाई। एग्जाम्पल, ठीक है, लेंथ ऑफ द टेस्ट ये आप लिखना। एग्जाम्पल, एक 5 क्वेश्चन टेस्ट से स्टूडेंट्स का कंप्लीट नॉलेज एसेस नहीं हो सकता, लेकिन एक 50 क्वेश्चन टेस्ट ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेगा और स्टूडेंट्स की नॉलेज एक्यूरेटली मेजर करने का बेटर चांस देगा। इससे क्या असर होगा, लॉन्गर टेस्ट ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स के पूरे, ठीक है, पूरे अंडरस्टैंडिंग को असेस करते हैं और रैंडम एरर्स का चांस कम होता है। 6, कंसिस्टेंसी इन टीचिंग, टीचिंग मेथड्स का बराबर होना। ठीक है, कंसिस्टेंसी इन टीचिंग लिखना आप, टीचिंग मेथड्स का बराबर होना। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, अगर एक टीचर सिलेबस को सिस्टमेटिकली कवर करता है और दूसरे टीचर रैंडम टॉपिक्स पर फोकस करते हैं तो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के रिजल्ट का फ़र्क रिलायबल नहीं होगा। रिलायबल आउटकम्स तब मिलते हैं जब टीचिंग मेथड्स कंसिस्टेंट और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, अगर एक टीचर एक टॉपिक को अच्छे से पूरे जितने भी कंसेप्ट से समझाएगा और दूसरा टीचर वही कुछ टॉपिक्स को बस टच करेगा तो यहाँ पे अनरिलायबिलिटी होगी। ठीक है, इससे क्या असर होगा, अगर टीचिंग इनकंसिस्टेंट है तो स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस और रिजल्ट में वेरिएशन आएगा जो रिलायबिलिटी को कम करता है कि नहीं। यहाँ पे ग्रुप ए को एक टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, ग्रुप बी को एक टीचर थोड़े थोड़े टॉपिक्स टच कर रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट में वेरिएशन आएगी तो रिजल्ट भी अनरिलायबल होगा। 7th जो है, सैम्पल साइज एंड डाइवर्सिटी, सैंपल का साइज और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी, है कि नहीं, वैरायटी। ये लिखना आप, सैंपल साइज एंड वैरायटी। एग्जाम्पल, अगर एक टेस्ट सिर्फ छोटे ग्रुप पर लगाए जाए तो उसके रिजल्ट्स एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं देंगे हर तरीके के स्टूडेंट्स का, लेकिन अगर उसी टेस्ट को ज़्यादा और डाइवर्स ग्रुप पर लगाए जाए तो रिजल्ट रिलायबल होंगे। इससे क्या असर होगा, ए लार्जर एंड मोर डाइवर्स सैम्पल गिव्स रिलायबल रिजल्ट्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स। इससे मतलब क्या है, अगर हम छोटे ग्रुप पे कोई टेस्ट लेंगे तो मे बी वहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट ना आए। यही टेस्ट अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स पे लेंगे अलग अलग ग्रुप्स पे तो हमारा जो टेस्ट है या रिजल्ट है वो रिलायबल होगा। ठीक, नाउ द लास्ट फैक्टर इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। 8th, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी असरात कह सकते हैं हम। ये भी एक फैक्टर है जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट्स को घर में स्टडी का प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, उसको घर पे कोई प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ है या कुछ और है, यहाँ से उसका टेस्ट चल रहा है, या उसके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो वो टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसका रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा, है कि नहीं। अगर वो घर पे नहीं पढ़ पा रहा है, उसका कुछ पर्सनल इशू है घर पे, तो वो उसे पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो अपना टेस्ट में बेस्ट नहीं दे सकता, तो उस रिजल्ट को हम रिलायबल नहीं मानते हैं। उससे क्या आउटकम होगा, उससे क्या असर होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें आते हैं कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, होम एनवायरनमेंट, मतलब कोई सोशियो इकोनॉमिक में हम ले सकते हैं कि वो पुअर फैमिली से आ रहा है, उसको स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं है, या उसमें उसके घर पे कोई प्रॉब्लम है, या असेस टू रिसोर्सेज कैन क्रिएट इनकंसिस्टेंसी इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। इससे भी असेसमेंट के या टेस्ट की रिलायबिलिटी पे असर पड़ सकता है। अब हम लास्ट में इसको वाइंड अप करेंगे। रिलायबिलिटी इंश्योर करती है कि जो भी टेस्ट या सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो हर दफ़ा कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, मगर इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर जैसे टेस्ट डिज़ाइन, टेस्टिंग कंडीशन, स्टूडेंट्स की हेल्थ और टीचिंग कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। रिलायबल एजुकेशन सिस्टम का एम होता है कि हर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को बराबर और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उसका असेसमेंट कंसिस्टेंट और एक्यूरेट हो। ठीक है, ये था इसका मकसद रिलायबिलिटी का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। बिल्कुल मैंने इजी वे में आपको समझाया। देखिए, मटेरियल आपको कहीं से भी मिल सकता है,
तो यहाँ पे मैं वही मटेरियल को आसान करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो भी मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पढूँ, कहाँ से पढूँ, अगर पढूँ तो उसमें टाइम लगेगा चीज़ें ढूँढने में। मेरा मकसद होता है आपके लिए बहुत ईजी मटेरियल अवेलेबल रखना और उसको ईजी वे में समझाना। यहाँ तक आपको समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, और कमेंट करके यहाँ तक बताया आपको कैसा ये वीडियो लगा। यहाँ पे मैं एडिशनल मैंने मटेरियल दिया हुआ है, रिटन मटेरियल, आपको ये भी अच्छा लगे तो आप ये लिख सकते हैं। रिलायबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज डिग्री टू विच अ टेस्ट इज कंसिस्टेंट, स्टेबल, डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी इन अ मेजरिंग। व्हाट इज मेजरिंग, ठीक है। तो ये आप देखना, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि अगर जो मैंने पहले समझाया था, अगर दो डिफरेंट एग्जामिनर्स सेम टेस्ट को मेजर कर रहे हैं, अगर उन्होंने मार्किंग सेम दी उस पेपर में, तो वो टेस्ट हम बोल सकते हैं रिलायबल है। लेकिन अगर दो डिफरेंट एग्जामिनर्स ने सेम पेपर में अलग अलग मार्क्स दिए तो हम कह सकते हैं कि वो जो टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी विद विच अ टेस्ट मेजर्स, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। द मोर द पेयर ऑफ स्कोर्स ऑब्जर्व फॉर द सेम टेस्ट वेरीज फ्रॉम ईच अदर, द लेस रिलायबल द मेजर इज। अगर इसमें डिफरेंट स्कोर्स आए, अगर टीचर्स ने एक ही पेपर में या अलग अलग ग्रुप्स के डिफरेंट स्कोर्स मेजर किए, तो हम बोलेंगे कि वो जो टेस्ट है वो लेस रिलायबल है, ठीक है। फिर से वही है, सेम पर्सन वगैरह। तो ये कुछ डेफिनिशंस है H.E. गैरेट ने दी है। द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट और एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन द कंसिस्टेंसी विद इट गाजेस द एबिलिटी टू होम इट इज अप्लाइड। ये आप देखना था, मैं अब अच्छे से समझाती, लेकिन जो मुझे समझाना था वो मैंने पहले ही समझाया हुआ है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहती कि आप बोर हो जाए और कल आपको आपका पेपर हो और अभी आपको बस विद इन मिनट्स पढ़ना है। तो ये आप देख लेना, आपको समझ आएगा अच्छे से। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझाया, कुछ यहाँ पे एडिशनल होंगे तो वो भी आप लिख लेना। लेंथ ऑफ द टेस्ट, स्प्रेड ऑफ स्कोर्स, डिफिकल्टी ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट ज़्यादा टू इजी भी नहीं होना चाहिए और टू डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो रिलायबल नहीं मानेंगे हम उस टेस्ट को, ठीक है। टेस्टिंग कंडीशन जो मैंने पहले समझाया, क्वालिटी ऑफ द टेस्ट एंड आइटम्स, क्वेश्चंस जो है वो कैसे होने चाहिए, डिफिकल्टी लेवल होनी नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा, ठीक है। टेस्टिंग कंडीशन मतलब माहौल कैसा होना चाहिए, गेसिंग एंड चांस एरर्स, मतलब पेपर ऐसा होना चाहिए कि उसमें बच्चा गेस ना कर पाए ज़्यादा, ठीक है। अगर वैसा पेपर हुआ, पेपर का वैसा सेटअप हुआ तो उस टेस्ट को हम रिलायबल नहीं बोलेंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टेस्ट, मतलब क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि बच्चों को समझ आए। ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर के उनको कुछ समझ ही ना आए, ठीक है, वो उससे मिस्टेक्स कमिट कर सकते हैं। टू इजी टू डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कि द मोर इज द सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग और इवेल्युएशन ऑफ द टेस्ट आइटम्स, द लेस विल बी द ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जितना एक टीचर पेपर चेक करने के दौरान फेवरेटिज्म कम दिखाएगा, मतलब पार्शियलिटी नहीं करेगा, मतलब उसके कुछ बच्चे फेवरेट है तो उनको ज़्यादा मार्क्स देगा, जो नहीं है उनको कम देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होगा, मतलब टीचर सबको जितने आने चाहिए मार्क्स उतने ही देगा, तो उतना रिलायबल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो मैंने एडिशनल बताया, और यहाँ पे भी मैंने बताया, और कुछ डेफिनेशंस जो फिलोसफर्स ने दिए थे वो मैंने बोला। तो चलिए, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।